हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम सैंपल पेपर जो सीबीएसई के द्वारा सेंड किए गए थे बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स के दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज से हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सैंपल पेपर की एक सीरीज बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न। जैसा सीबीएसई में आने वाला है बिल्कुल उसी तरीके का सेक्शन ए बी सी तीनों सेक्शन। ओके, ये सीरीज हमारी जब तक कंटिन्यू रहेगी तब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। कंटिन्यू रखेंगे हम मैथ्स के एग्जाम तक। डेली एक प्रैक्टिस सैंपल पेपर आपको मिलता रहेगा, आप प्रैक्टिस करते रहिए। अच्छा, अब इसमें मैंने ये टाइटल लिखा है कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड वाले दोनों इसको देख लें। वो इसलिए लिखा है क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं इस सैंपल पेपर में, तो आप देखिए और उन्हें समझने की कोशिश करिए। ओके, देखने से पहले स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच कि आप अपना कीमती समय इस वीडियो को दे रहे हैं। मैं भी अपना 100% ट्राई करूंगा आपके टाइम में कुछ वैल्यू ऐड करने की। ओके, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, सेक्शन ए। तो जैसा कि आपको पैटर्न पता है, टोटल 40 मार्क्स का पेपर, टाइम 90 मिनट्स, तीन सेक्शन होंगे। सेक्शन ए 20 क्वेश्चंस, आपको अटेम्प्ट करने हैं 16 क्वेश्चंस। सेक्शन बी 20 क्वेश्चंस, आपको अटेम्प्ट करने हैं 16 क्वेश्चंस। सेक्शन सी 10 क्वेश्चंस, जिसमें दो केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उसके हर केस बेस्ड में 5 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल 10 क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि पेपर में टोटल आएंगे 50 क्वेश्चंस और आपको अटेम्प्ट करने हैं 40 क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम सैंपल पेपर की शुरुआत करते हैं। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। देखो, 196 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं और उसके बाद क्या कहा है, किसका सम? एक्सपोनेंट का। ना ही फैक्टर्स का बोला है इसने, इसने एक्सपोनेंट का बोला है। ओके, हम क्या करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं। 2 into 98, 2 into 49, 7 7। देखो सिंपल, वही जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं सिंपली फैक्टराइज करने के लिए, लाइक 2 देन 98 देन अगेन 2 देन 7 देन सॉरी 49 देन 7 7, ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। हमें क्या करना है, प्राइम नंबर्स को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। लाइक 2 पावर 2 हो गई, 7 पावर 2 हो गई। अब इन एक्सपोनेंट्स का सम कर देंगे, यानी कि 2 + 2 4। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेकंड, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, देखो ये पूरा डिटेल में आपको बता देता हूं। इनकंसिस्टेंट होता है पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल होता है c1/c2 के। और कंसिस्टेंट दो टाइप के होते हैं, एक तो इंटरसेक्टिंग वाला, एक इंटरसेक्टिंग जिसके अंदर होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और एक होता है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस वाला केस। उसमें क्या होता है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तीनों के तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं। ये दोनों कहलाते हैं कंसिस्टेंट, और ये पैरेलल लाइन वाला कहलाता है इनकंसिस्टेंट। ओके, तो अब इनकंसिस्टेंट के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि ये दो रेशियोज तो सेम होंगे, इन्हें हम सेम रख देते हैं। कैसे रखेंगे, देखिए, x 5x 5 टाइम्स हो रहा है, इसका भी सीधा 5 टाइम्स कर दो, यही सेम रेशियो है। x से 5x हुआ तो 2y से 10y होगा, k 10 निकल गया, k निकल गया 10, ये इसका आंसर हो गया। रेशियो सेम कर दिया हमने। बाकी आप पूरा ऐसे लिख के भी कर सकते हैं, लाइक x का कोफिशिएंट 1 है और इधर x का कोफिशिएंट 5 है, वो इक्वल होगा 2/k के। यहां से भी आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो भी 10 आएगी।
तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो कितना, ये क्वेश्चन तो देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये रेशियो वाला ही क्वेश्चन है। डीई पैरेलल टू बीसी, ये इसके पैरेलल है, बीपीटी लगाएंगे, ये बाय ये, लेकिन रेशियो कैसे लेंगे हम? सीधा मल्टीपल, देखो कौन सा किसका कितना मल्टीपल है ये निकालना है हमें, ईसी। हम क्या करेंगे, ये 1.5 का डबल है, ये भी 1.5 का डबल हो गया, 1.5 सॉरी 1 का डबल हो गया, 1 का डबल कितना होता है 2। देखो सिंपल देखा मैंने कि ये 1.5 का डबल है 3, तो 1 का डबल 2, 2 आंसर हो गया इसका। दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 3√3 सेंटीमीटर है, एल्टीट्यूड की लेंथ क्या होगी? देखो इक्विलेटरल के केस में दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, दो चीजें हमेशा याद रखनी है। वो क्या है कि इसकी हाइट होती है √3/2 इंटू साइड, ये इसकी हाइट जिसे हम एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, ये इसकी हाइट है √3/2 इंटू साइड। और इसका एरिया याद रखना है जो कि होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि काफी बार सीबीएसई इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि ये पूछा गया है क्या कि हाइट निकालनी है यानी कि एल्टीट्यूड निकालना है, तो h विल बी इक्वल टू, सिंपल वैल्यू रखेंगे √3/2 इंटू साइड, और साइड कितनी है 3√3। अब देखो 3 इंटू √3 बन गया 3, और 3 3 जा 9, 9/2 4.5 इसका आंसर आ गया, 9/2 4.5, तो काफी इजी था, सी इसका आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। द पॉइंट P ऑन x एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। P पॉइंट जो कि x एक्सिस पर है, देखो जैसे ही इसने ये बोला x एक्सिस पर है, तो x एक्सिस पे y होता है 0, यहाँ y 0 नहीं है, यहाँ y 0 नहीं है, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए, ये दोनों ऑप्शन फालतू के दिए हुए हैं। अब बचे ये दो ऑप्शंस, अब इनमें से एक हमें चूज करना है। कैसे चूज करेंगे, एक पुट करके देख लेते हैं, अगर वो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो दूसरा आंसर होगा। क्या कह रहा है, इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि पहले 2,0 ले लेता हूं मैं, 2,0 का डिस्टेंस निकालता हूं a के साथ, और फिर इसी 2,0 का डिस्टेंस निकालूंगा मैं b के साथ, b के साथ डिस्टेंस निकालूंगा। तो ये डिस्टेंस मैंने देखा, देखो इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, जब भी दोनों का एब्सीसा या दोनों का ऑर्डिनेट सेम होता है, तब डिस्टेंस फॉर्मूला पूरा लगाने की जरूरत नहीं है हमें, तब हम क्या कर सकते हैं, खाली जो सेम नहीं है उनका डिफरेंस ले लो, उनका डिफरेंस ले लो, जैसे 2 और -1 का डिफरेंस 3 होता है, 2 और -1 का डिफरेंस 3 हो गया, तो 3 आ गया। कंफ्यूज मत हो ना, 2 और -1 का डिफरेंस 3 हो गया। ऐसे ही 5 और 2 का डिफरेंस भी 3 हो गया, या आप चाहें तो पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, पर जब ये मुझे दिख रहा है कि ये इधर सेम है, तो खाली इनका डिफरेंस ले सकते हैं, वही डिस्टेंस फॉर्मूला से भी आएगा और यही डिस्टेंस निकलेगा, तो दोनों डिस्टेंस इक्वल आ गए तो मतलब यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं आते तो सी इसका आंसर हो जाता, और तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, तो सी आंसर हो जाता, तो एक ही हमें चेक करना पड़ा खाली। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। 6th देख लेते हैं, ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ईच साइड ऑफ लेंथ 2p, ठीक है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, ये कुछ इस तरीके से है, ए बी सी, और एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, तो एडी की वैल्यू निकालनी है, अगेन हाइट निकालनी है, परपेंडिकुलर निकालना है। क्या करेंगे, सिंपल, h इक्वल टू √3/2 इंटू साइड, साइड इज 2p, 2 से 2 हो गया कट,
p इंटू रूट थ्री, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7। गिवन दैट साइन अल्फा रूट थ्री बाई टू है, कोस बीटा जीरो है, तो बीटा माइनस अल्फा निकालो। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। साइन अल्फा रूट थ्री बाई टू कहां होता है, रूट थ्री बाई टू 60 पे, तो हमें पता चला कि अल्फा तो 60 होगा। कोस बीटा जीरो कहां होता है, जीरो 90 पे, तो बीटा हमें पता चला 90 होगा। पूछा क्या गया है, बीटा माइनस अल्फा, बीटा 90 है, अल्फा 60 है, 90 माइनस 60 कर दिया 30, इसका आंसर आ गया। 90 माइनस 60 30 इसका आंसर हो गया। दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, ये हमें बताना है। तो मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि डिनोमिनेटर आप देखेंगे और 2 और 5 में से जिसकी पावर ज्यादा होगी उतने ही प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो मुझे दिख रही है 2 की पावर 3, इसका मतलब 3 प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट होगा, 3 प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। इट मींस सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। The pair of equations x equal to a and y equal to b graphically represent the lines which are parallel intersecting coincident, ये सब पूछ रहा है। तो ओके देखो, इसके केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जब मैंने आपको चैप्टर करवाया था तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि जिस इक्वेशन में x नहीं होता वो x के पैरेलल बनती है लाइन, जिसमें y नहीं होता वो y के पैरेलल बनती है। तो अगर मैं यहां देखता हूं तो आप ये देखिए x इक्वल टू ए, इसमें y नहीं है तो y के पैरेलल बनेगा। कहां बनेगा, x एक्सिस पर a डिस्टेंस चलो और y के पैरेलल एक लाइन बना दो। अच्छा इसी तरीके से y इक्वल टू बी कहां बनेगा, y एक्सिस पर b चलो और x के पैरेलल बना दिया, क्योंकि इसमें x नहीं है, x नहीं है तो ये बनेगा x के पैरेलल। अच्छा इंटरसेक्ट कहां होंगी, इधर से a है इधर b है, ये पॉइंट मिल रहा है a कोमा b पर ये मिल रहा है, तो इसका मतलब इट विल बी इंटरसेक्टिंग कहां पर, एट ए कोमा बी, यहां पर ये इंटरसेक्टिंग होगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट दिस इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन पूछा है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि अगर ये जो एक्स एक्सिस है इसको मैं मिरर मान लूं, अगर इस एक्स एक्सिस को मिरर मान लूं तो ये पॉइंट की इमेज कहां दिखाई देगी, वो उसका पॉइंट का रिफ्लेक्शन कहलाता है। पहले पॉइंट देखते हैं कहां है, -3, मैं ये मान लेता हूं ये -3 हो गया एक्स पर, और y 5 है, मैं ये मान लेता हूं ये 5 है, और ये दोनों मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ये -3, 5 हो गया। ओके, अब मिरर कौन है, मिरर है एक्स एक्सिस, तो जितना इधर है उतना ही नीचे इसका रिफ्लेक्शन बन जाएगा, नीचे इसका उतना ही रिफ्लेक्शन बन जाएगा, और वो क्या होगा आप देखो कि ये डिस्टेंस तो चेंज हुआ ही नहीं, x वाला तो चेंज हुआ ही नहीं, ये तो -3 का -3 है, y वाला पार्ट चेंज हो गया। कैसे, y 5 ऊपर था अब 5 नीचे चला गया तो -5, तो ये इसका रिफ्लेक्शन हो गया। देखो रिफ्लेक्शन के केस में क्या करना होता है, अगर हमें एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन निकालना है तो एक्स एक्सिस का साइन चेंज नहीं होगा, y का चेंज होगा। अगर हमें y में रिफ्लेक्शन निकालना है, जैसे कि इस पॉइंट का मुझे y में रिफ्लेक्शन निकालना होता तो इधर निकलता, क्योंकि ये है y एक्सिस, यहां से रिफ्लेक्शन इधर निकलता, क्या निकलता, 3 पॉजिटिव हो जाता, 5 सेम रहता। तो हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन मतलब y का साइन चेंज, y एक्सिस में रिफ्लेक्शन मतलब x का साइन चेंज। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं y का साइन चेंज हो रहा है इसके अंदर, तो C इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इफ वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2, इसकी एक जीरो हमें 2 दी हुई है, तो k की वैल्यू निकालें। सिंपल है, 2 रख दो, इक्वल टू 0 पुट करो, k की वैल्यू आ जाएगी। रखते हैं, देखो k इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 3 इंटू 2 प्लस k, 0 के इक्वल कर दिया, तो ये तो बन गया 4k प्लस k 5k, और ये 6 है, इधर गया -6 हो गया, k की वैल्यू आ गई -6/5। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ है, ये रहा, -6/5 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, -6/5 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग आर HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96? ओके, HCF और LCM हमें बताना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स बना लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। 404 ये होता है 4 इंटू 101, साफ साफ दिख रहा है, 4 इंटू 101 ये दिख रहा है मुझे। ओके, अब मैं आता हूं 96 पर, तो 96 होता है 2 इंटू 48, देन 2 इंटू 24, 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, ये इसके फैक्टर्स बना दिए मैंने, यानी कि 2 पावर 5 इंटू 3। ओके, इधर 2 पावर 2 इंटू 101। HCF की बात कर लेता हूं मैं, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर ही HCF होती है। कॉमन फैक्टर लो, उसकी छोटी वाली पावर, जैसे 2 कॉमन फैक्टर है, इधर भी है इधर भी है, कम पावर इस वाले की है, यही फैक्टर लेना है। 2 पावर 2, आंसर हो गया 4। HCF 4 है, तो HCF 4 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो हमें LCM निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। यहां पर हमें LCM निकालने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली लिख सकते हैं कि A इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी LCM निकालना है, आप सिंपल निकाल भी सकते हैं। LCM का तरीका बता देता हूं, हर फैक्टर की मैक्सिमम पावर, जैसे 2 है, 2 की मैक्सिमम पावर 5 है, 3 है, 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, इसमें कॉमन नहीं देखना। मैंने क्या बोला, हर एक फैक्टर की मैक्सिमम पावर, कॉमन है तो दोनों में कंपेयर कर लेंगे ज्यादा किसकी है, अगर कॉमन नहीं है तो वही लिख देंगे, जैसे 3। अगर ये अब ये भी आ रहा है 101 भी आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 9696 ही आएगा, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इफ ट्राइंगल ABC is right angled at C, ट्राइंगल ABC C पर राइट एंगल है, देन द वैल्यू ऑफ cos A प्लस B, cos A प्लस B की वैल्यू निकालनी है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। ये देखिए C पर राइट एंगल है, A और B हम ले लेते हैं इधर, C पे राइट एंगल है। ओके, अब देखिए हमें पता है कि A प्लस बी प्लस सी 180 होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर। अब C 90 है, C 90 इधर जाकर माइनस कर दो, तो A प्लस बी कितना बचा, A प्लस बी बच गया 90 डिग्रीज। अब A प्लस बी 90 है तो कोस 90 0 होता है, यानी कि A इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। कोस 90 0 होता है तो A इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं, काफी इजी था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। साइन थीटा दिया हुआ है A बाई बी, देन कोस थीटा निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन थीटा देखते किस किस का रेशियो होता है, ये होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का। फिर हम देखते हैं कोस किस किस का वो होता है रेशियो, बेस और हाइपोटेन्यूस का, यानी कि डिनोमिनेटर में दोनों के हाइपोटेन्यूस है,
तो इधर हाइपोटेनस है बी, तो इधर भी नीचे बी होना चाहिए। और ऑप्शंस में आप देखें एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके डिनोमिनेटर में बी है, तो सी ही तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अब अगर आप ट्रायंगल बनाकर करना चाहते हैं तो वैसे भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने एक राइट ट्रायंगल एज्यूम कर ली जिसका परपेंडिकुलर मुझे ए लेना है और हाइपोटेन्यूस बी लेना है। फिर मुझे कैलकुलेट करना है बेस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कोस आ गया। बाकी बेसिक नॉलेज का अगर हम यूज करते हैं तो हमें ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इन द एडजॉइनिंग फिगर OABC is a square of side 7, OAC is a quadrant of circle with O as center, ये O center है, ये quadrant बन रहा है। द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मैं रीजन शेड कर देता हूं, शेड नहीं है इसमें रीजन, ये इसका शेडेड रीजन है। ये आपको, ये एक्चुअली पिक्चर में क्लियरली नहीं आया था, ये शेडेड रीजन है। ओके, अब हमें एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? सिंपल है, एरिया ऑफ स्क्वायर में से, एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस ही तो करना है, बस इतना सा ही तो काम करना है। स्क्वायर के एरिया में से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करना है। ओके, स्क्वायर की साइड है 7, तो एरिया हो गया 49 माइनस क्वाड्रेंट की रेडियस 7 है, तो एरिया क्वाड्रेंट का क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई 22/7 आर स्क्वायर, 7 इंटू 7, एक 7 तो कट हो गया, ये कट हो गया 11 और 2, तो 77/2, 77/2 हो गया 38.5, यानी कि ये आ गया 10.5, और 10.5 आप देख सकते हैं ए ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। दैट्स ऑल, यही इसका आंसर था। तो काफी इजी था, बस ये आपको दिमाग में रखना है कि स्क्वायर का एरिया माइनस क्वाड्रेंट का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इन द गिवन फिगर P and Q are points on sides AB and AC respectively of a triangle ABC। ठीक है, ये P और Q पॉइंट्स हैं। PQ is parallel to BC, ये इसके पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। एंड डिवाइड्स द ट्रायंगल ABC इन टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इक्वल इन एरिया, और उन दोनों का एरिया इक्वल है, यानी कि अगर APQ का एरिया x है तो इसका एरिया भी x है, ये कहना चाह रहा है ये। तो PA और AB का रेशियो बताओ। PA ये रहा और AB ये रहा, तो इसमें देखो हम क्या यूज करेंगे कंसेप्ट कि जब भी लाइंस पैरेलल है ट्रायंगल के अंदर, मतलब छोटे वाली ट्रायंगल और जो बड़ी ट्रायंगल बन रही है ABC, वो हो जाती है सिमिलर। ये हमें पता है कि जब भी लाइंस पैरेलल है ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी, और ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल में हम एक बात जानते हैं कि एरिया का जो रेशियो है, APQ का एरिया डिवाइडेड बाय बड़े वाली ट्रायंगल ABC का एरिया, एरिया का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। कोरस्पॉन्डिंग साइड में देख रहा हूं AP और APQ की, और AB ABC ट्रायंगल की, ये मैंने कोरस्पॉन्डिंग साइड देखी, इसके स्क्वायर के इक्वल होगा एरिया का रेशियो। हो गया। अब क्या करना होगा, APQ का एरिया मैंने x एज्यूम किया, ABC का एरिया कितना है, पूरा पूरा एरिया हमें देखना है, तो x प्लस x 2x पूरा एरिया है। ये किसके इक्वल है? AP बाय AB, और स्क्वायर इधर ले जाकर मैं स्क्वायर रूट बना देता हूं, x से x कट गया, 1/2 का रूट, यानी कि 1 और रेशियो में √2 आ गया, तो C इसका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है, C इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एनसीईआरटी में भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल की फॉर्म में दिया हुआ है वो।
ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, दैट इन द गिवन फिगर, ये फिगर दे दी गई है, पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट क्यू। ठीक है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, ये एंगल 90 डिग्री बोला गया है, एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर, ये पैरेलल दे दी, पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, ये कंप्लीट हो गई 6 सेंटीमीटर। ओके, पी वाई 4 है, ये हो गया 4, एंड पी एक्स रेशियो एक्स क्यू, पी एक्स ये वाला है, एक्स क्यू ये वाला है, इनका रेशियो 1:2 का है, मतलब अगर ये 1 पार्ट है तो ये हो गया 2 पार्ट, 1:2 का, मतलब ये इसका डबल, ये इसका डबल। ओके, पी आर निकालना है, पी आर तो ऐसे ही इधर भी करो ना, देखो 1 का डबल 2, रेशियो ही तो मेंटेन करना है, हमें मतलब नहीं है पूरी साइड क्या है, 1 का डबल 2, तो इधर 4 का डबल 8 आ जाएगा, 4 का डबल 8, अब पी आर निकाल दो टोटल, 4 + 8 12, इसका आंसर हो गया। देखो कितना इजीली हमने निकाल दिया रेशियो वाले कंसेप्ट से, 1:2 का मतलब 1 का डबल इधर 2 हो रहा है, तो इधर 4 का डबल 8 होगा, रेशियो मेंटेन हो गया। अब 4 + 8 12, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। 6 का इसमें कोई भी काम नहीं था, बाकी आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते थे। ओके, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपने देखा होगा, हर जगह इसको देखा होगा। कैसे करना है एक बार मैं आपको तरीका बताऊंगा, लेकिन वो तरीका आपको माइंड में करना है जो मैं बताने जा रहा हूं। क्या, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इधर टेंजेंट दिया होता है और इधर साइन और कोस की फॉर्म होती है, हम ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, जो भी हमें दिया गया है उसको कोस से डिवाइड कर देंगे, ऊपर नीचे बोथ साइड मैं कोस से डिवाइड कर दूंगा, कोस से डिवाइड कर दूंगा, ऊपर नीचे बोथ मैं कोस से डिवाइड कर देता हूं इसको। तो ये क्या बना, ये बना 4 टेंजेंट -1 डिवाइडेड बाय 4 टेंजेंट माइनस, सॉरी नीचे प्लस है, नीचे वाला प्लस है, तो इधर हो गया +1। ओके, अब इसके बाद 4 टेंजेंट की तो वैल्यू मुझे पता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, लेकिन यहां तक का स्टेप आपको सीधा माइंड में सोच लेना है कि ये 4 टेंजेंट है, ये 1 है, ये 4 टेंजेंट है, ये 1 है, ऐसे आपको माइंड में सोचना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप का आता है बिल्कुल। तो 4 टेंजेंट बना, 4 टेंजेंट की वैल्यू कितनी है 3, मैंने यहां 3 रख दी, और -1 है, डिवाइडेड बाय फिर से 4 टेंजेंट, 4 टेंजेंट की वैल्यू अगेन 3 है, तो 3 + 1 कर दिया, तो ये बना 2/4, यानी कि 1/2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, 1/2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, दैट इज ऑप्शन सी, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। दैट्स ऑल, काफी इजी था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या दिया हुआ है, x एंड y आर टू डिफरेंट डिजिट्स, x और y दो अलग अलग डिजिट्स हैं, इफ द सम ऑफ टू डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग बोथ द डिजिट्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो क्या कहना चाह रहा है ये, कि दो अलग अलग डिजिट है, दो अलग अलग डिजिट है और दोनों डिजिट का यूज करके नंबर्स बनाए जाए। भाई दोनों डिजिट का यूज करके जो नंबर्स बनेंगे वो एक दूसरे के उल्टे ही होंगे। कैसे, देखो मैंने मान लिया दो डिजिट 2 और 5 है, फॉर एग्जाम्पल 2 और 5, तो अब मुझे इन दोनों का यूज करके नंबर्स बनाने, कितने बन सकते हैं, एक तो 25 बन सकता है, एक 52 बन सकता है, ये दो ही तो बन सकते हैं, यानी कि एक दूसरे के उल्टे, यानी कि पहली बार जो यूनिट था वो दूसरी बार टेंस बन गया, जो पहली बार टेंस था वो दूसरी बार यूनिट बन गया, इस टाइप से हो गया। ओके, अब क्या पूछ रहा है कि इन दोनों का सम, जैसे यहां पर तो 77 आ रहा है, ये कह रहा है कि जो भी सम आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी ऐसे केस में, तो देखिए ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आता है, अगर आया तो बिल्कुल सेम इसी टाइप का आएगा परफेक्ट स्क्वायर वाला। तो हम करेंगे कैसे वो मैं बता देता हूं आपको। देखो x और y मैंने दो डिजिट मान ली, एक को यूनिट मान लो, एक को टेंस मान लो, लेट x यूनिट डिजिट है, कोई भी आप मर्जी है आपकी,
y को टेंस मान लो, क्योंकि दोनों तो लेनी है हमें, दोनों तो लेनी है, अगली बार बदलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों डिजिट्स को यूज करके जो नंबर बनेगा उसी का सम करना है। तो नंबर क्या बना, नंबर बना 10y प्लस एक्स, क्योंकि टेंस डिजिट में हम 10 मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट डिजिट को ऐड करते हैं, नंबर बन गया। अब इसका, और ये कह रहा है प्लस, दूसरी बार जो दूसरा नंबर बनेगा इन्हीं का यूज करके, अब मैं टेंस इसको ले लूंगा और यूनिट इसको ले लूंगा, तब नंबर बनेगा 10x प्लस वाई। इन दोनों का सम किया और ये नंबर अब जो आ रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। चलो सोल्व करते हैं, क्या बनता है, ये तो बन रहा है भाई 11x प्लस 11y। अगर मैं देखो 11 कॉमन ले लेता हूं तो ये बन रहा है 11 इंटू एक्स प्लस वाई। अब आप मुझे ये बताएं कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। परफेक्ट स्क्वायर ऐसा नंबर है जिसमें किसी दो सेम नंबर का प्रोडक्ट हो। जैसे कि 25 को हम परफेक्ट स्क्वायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 5 और 5 का प्रोडक्ट है। हम 121 को परफेक्ट स्क्वायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 11 और 11 का प्रोडक्ट है, तो सेम नंबर का प्रोडक्ट है। अच्छा, अब यहां सेम नंबर का प्रोडक्ट बनाने के लिए देखो, एक 11 तो पहले से है, अगर x प्लस वाई भी 11 हो जाए तो 11 इंटू 11 बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब x प्लस वाई को क्या होना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर के लिए, 11 होना पड़ेगा। 11 x प्लस वाई को होना पड़ेगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 11। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, सोचना है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज दिस। बैड एग की प्रोबेबिलिटी 0.035 है। मैं मान लेता हूं नंबर ऑफ बैड एग्स x है जो कि हमें निकालने हैं। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, फेवरेबल केस x होगा क्योंकि बैड एग है, डिवाइडेड बाय टोटल x 400 है, प्रोबेबिलिटी आ गई, वो किसके इक्वल है, 0.035 के। x की वैल्यू निकालनी है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल। तो 35 टू जा 140, 140, 35 टू जा 70, टू जा 140, यानी कि बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया है जस्ट मैंने, 0.035 इंटू 400 मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा, यानी कि बेड एग्स 14 प्रेजेंट है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं सेक्शन बी पर। तो सेक्शन बी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग नीचे कमेंट करें कि यस सर, हम अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन इसको छोड़कर जा चुके हैं और कौन कौन है जो अभी तक इस वीडियो में हमारे साथ बने हुए हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं इस सैंपल पेपर को। तो कमेंट करें दैट यस सर, वी आर हेयर। ओके, तो सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21। If two positive integers a and b are written as a is equal to x cube y square, b is equal to xy cube, where x and y are prime numbers, then HCF क्या होगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, तो इसको आप अच्छे से देख लें। कंसेप्ट बहुत इजी है, वही सेम कि एचसीएफ निकालना है, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर उठा लो, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और एक्स वाई क्यूब, ये बी है। कॉमन फैक्टर एक्स आ रहा है, एक्स की लीस्ट पावर 1 ही होगी। कॉमन फैक्टर वाई आ रहा है, वाई की लीस्ट पावर 2 है, तो एक्स वाई स्क्वायर इसका एचसीएफ हो गया, इसका एचसीएफ हो गया एक्स वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई स्क्वायर बी करेक्ट ऑप्शन है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 22। द पॉइंट P on x axis equidistant from the points A and B। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, शायद क्वेश्चन नंबर 5 था जो हमने ये डिस्कस किया था, एक बार देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 5 में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको मैं स्किप करता हूं, इसको आप दोबारा देखना चाहें तो देख सकते हैं।
हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ओके, ये क्या है? इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा √2 कोस थीटा के इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा। हमें टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है। देखो टेंजेंट होता क्या है? टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। जिसको ये पता है ना साइन थीटा अपॉन कोस थीटा वाला कंसेप्ट, वो इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर लेगा। कैसे? भाई साइन थीटा है, अगर मैं कोस थीटा डिवाइड कर दूं तो टेंजेंट बनेगा। मुझे टेंजेंट निकालना है तो मैं इसको क्या करता हूं, टेंजेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। मैंने क्या किया, कोस थीटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। मैंने बोथ साइड कोस थीटा डिवाइड कर दिया इसके अंदर, बोथ साइड। ओके, अब मुझे ये दिख रहा है साइन अपॉन कोस टेंजेंट हो गया, प्लस कोस अपॉन कोस 1 हो गया। ये कोस से कोस ये भी कट गया, √2 बचा, 1 इधर ले जाके माइनस कर दो तो √2 माइनस 1 सीधा टेंजेंट की वैल्यू ही निकल गई। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा इसके अंदर, सीधा वैल्यू निकल गई, दैट इज ए। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। if two digit number which becomes 5 by 6th of itself, खुद का 5 by 6 बन जाता है, when its digits are reversed, जब digits को रिवर्स किया जाए तो खुद का 5 by 6 बन जाएगा। the difference in the digit of the number being 1, जो digits हैं नंबर की उनके बीच में डिफरेंस 1 का है, तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा? तो देखिए इसमें ये तो क्लियर बात है कि ये तो नंबर हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस 6 और 3 का 3 आ रहा है। इसने बोला डिफरेंस 1 होगा डिजिट्स में, ये 1 है और ये 1 है, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है या फिर नन ऑफ दीज होगा। अब देखो अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस आप यूज करेंगे तो पता चलेगा ये भी नहीं हो सकता, आंसर यही होगा। कैसे? वो देखो इसने क्या बोला है कि खुद का 5/6 बन जाता है। भाई 45 का 5/6 तो निकलेगा ही नहीं, फ्रैक्शन में आ जाएगा ये तो फ्रैक्शन में आ गया, और फ्रैक्शन में 2 डिजिट नंबर थोड़ी होता है, यानी कि ये तो हो गया बिल्कुल गलत। अच्छा दूसरे वाला देखते हैं, मान लो 54 है, क्या इसका 5/6 करने पर नंबर बदल जाएगा? इसने बोला 5/6 कर देते हैं तो नंबर डिजिट्स रिवर्स हो जाती हैं, चेक करके देख लेते हैं भाई। 6 ये कट हुआ 9 पे, 9 5 जा 45, देखो 54 से बन गया 45, डिजिट रिवर्स हो गई, यानी कि बी करेक्ट ऑप्शन है इसका। वो नंबर खुद का 5/6 बन जाएगा अगर डिजिट्स रिवर्स कर दी जाए तो इस तरीके से हम ऑप्शंस अगर उठाएंगे तो क्वेश्चन काफी इजी हो सकते हैं, बहुत कम कैलकुलेशन में ज्यादा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता रहा है ऐसा क्वेश्चन। हमें ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेनी है। सम ऑफ जीरोस क्या होती है, -b/a, यानी कि -b/a, 2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, 5/2 हो गया। यहां से निकाल दिया मैंने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, अब मुझे चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैं क्या करता हूं कि इसी के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में 2 अल्फा बीटा अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं मैं। अच्छा अब ऐड कर दिया, ऐसे अलाउड तो नहीं है कि अपनी मर्जी अपनी तरफ से कुछ भी कर देंगे, तो हम क्या करते हैं माइनस भी कर देते हैं ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। तो 2 अल्फा बीटा मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, सेम ही चीज ऐड की है, सेम चीज सब्ट्रैक्ट की है, वो तो वापस यही बन गया, वो तो वापस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन गया। फायदा क्या हुआ इससे, ये फायदा हुआ कि यहां तो बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी, जो कि हो गई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और इधर बच गया
-2 अल्फा बीटा। अब इससे ये फायदा है, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है, डायरेक्ट पुट कर सकता हूं मैं। 2 अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास है, डायरेक्ट पुट कर सकता हूं। तो जस्ट वैल्यू पुट ही तो करनी है। ये 2 है, 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 5/2 है, 5/2 रख दिया, 2 से 2 कट हो गया, 4 -5 -1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। दैट इज ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। इफ ए नंबर x is chosen at random from the numbers these, then the probability क्या होगी that x square less than 2, x का स्क्वायर 2 से कम है। देखो नंबर्स कौन कौन से हैं, -2 -1 0 1 2। हमें देखो डिनोमिनेटर में सब में 5 है, तो उससे हम कुछ ऑप्शन रिजेक्ट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, किसका स्क्वायर 2 से कम है ये चेक करेंगे। -2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 2 से कम नहीं है। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 से कम है। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 2 से कम है, 2 से कम देखना है, 2 से कम है दोनों। ओके, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 से कम है। 2 का स्क्वायर 4 है, 2 से कम नहीं है। तो तीन ही तो नंबर है, फेवरेबल केस 3 हो गए, डिनोमिनेटर में टोटल केसेस जो कि 5। तो डी ऑप्शन मुझे दिख रहा है इसका करेक्ट। तो डी मुझे इसका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, दैट ए डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार रोल किया गया। प्रोबेबिलिटी क्या है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 किसी भी बार ना आए। अच्छा, 5 आता किन किन केस में, किन किन केस में आ सकता है वो देखते हैं हम पहले। तो 5 आ सकता है, पहली डाइस पे मान लो 5 आ रहा है, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। दूसरी डाइस पे बाकी सभी नंबर ले लिए, पहली डाइस पे हमने 5 रख दिया, 6 केसेस हो गए। अब दूसरी डाइस पे 5 ले लेते हैं, पहली पे बाकी नंबर्स, जैसे 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 तो ले लिया, इसको दोबारा नहीं लेना। और 6 5, एक ही केस को 2 बार नहीं ले सकते हम। तो 5 सिर्फ और सिर्फ इन्हीं केसेस में आ सकता है। ओनली इन दीज केसेस 5 कैन कम, इन केसेस में आ सकता है। ओके, 5 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसने बोला है 5 विल नॉट कम अप, 5 आना नहीं चाहिए। 11 केस में आ रहा है, टोटल केस होते हैं 36, क्योंकि एक एक डाइस में 6 केसेस है, तो इंटू 6 करेंगे तो 6 इंटू 6 36 टोटल केसेस हो गए। हमने क्या किया, 36 में से माइनस कर दिया, ये 11 केसेस बच गए, 25 केस ऐसे हैं जिसमें 5 नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 25/36। दैट्स ऑल, क्योंकि टोटल केसेस तो 36 हैं तो वो डिवाइड होगा। ओके, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो 25/36 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x साइन क्यूब प्लस वाई कोस क्यूब साइन कोस के इक्वल है, और x साइन y कोस के इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताएं। देखो, या तो आप अगर गैस कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, गैस नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके मैं आपको समझाता हूं। जैसे x साइन थीटा की वैल्यू क्या है, y कोस थीटा। इधर भी तो x साइन थीटा है, देखो x है, साइन थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा है, क्योंकि साइन क्यूब है ना, तो मैंने एक्स साइन थीटा को तो अलग कर लिया, साइन स्क्वायर को अलग रख दिया, और प्लस वाई कोस क्यूब थीटा है, और वो इक्वल किसके है, साइन कोस के। मैंने क्या किया, इस एक्स साइन थीटा को उठाया और इसकी जगह वाई कोस थीटा रख दिया, वाई कोस थीटा। अब इधर भी वाई कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं, इधर बचेगा साइन स्क्वायर और इधर बचेगा y गया, कोस स्क्वायर बचेगा जो कि 1 होता है।
ये तो 1 होता है, इसकी कोई टेंशन ही नहीं है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, ये इक्वल आ गया साइन थीटा कोस थीटा के, ये 1 होता है। और कोस थीटा इधर जाके डिवाइड हो गया, कोस थीटा से कट हो गया, मतलब y की वैल्यू साइन थीटा है। y की क्या वैल्यू है? साइन थीटा। y की जगह साइन थीटा रख दो, x भी आ जाएगा, यहां रख देते हैं x साइन थीटा इज इक्वल टू y, यानी कि साइन y भी साइन थीटा निकाला है हमने, तो y की जगह मैं रखता हूं साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा उड़ गया, x की वैल्यू कोस थीटा आ गई। अब जो हमें वैल्यू निकालनी है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। हमें चाहिए x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर क्या हुआ? कोस स्क्वायर, और y का स्क्वायर साइन स्क्वायर, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है? 1। तो C इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, C इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अच्छा, एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं, आप इसके अंदर वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, एंगल रखकर भी आप इसको निकाल सकते हैं। 45 रखिए, आंसर 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। 45 रखने पर भी आंसर आ जाएगा। आप और कोई भी एंगल चूज कर सकते हैं, आप और कोई भी एंगल चूज कर सकते हैं। तो ओके, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बेसिक मेथड मैंने बता दिया, एंगल पुट किया जा सकता है इसमें। 45 आप रखिए, आपको आंसर मिलेगा। 30 रखिए, आंसर मिलेगा। 60 रखिए, आंसर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। दैट इफ ओ ए बी सी इज ए रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर, 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, डायगोनल की लेंथ निकालनी है। भाई क्या है इसके अंदर? सिर्फ ए बी, डायगोनल की लेंथ मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब 5 और 0 का डिफरेंस। 5 आ रहा है, 5 का स्क्वायर किया 25। 3 और 0 का डिफरेंस, 3 आ रहा है, 3 का स्क्वायर किया 9। 25 प्लस 9 34, स्क्वायर रूट ऑफ 34 डायगोनल की लेंथ हो गई, दैट इज सी। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये क्या है? इन द गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री है, एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री है, पी क्यू 24 है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 24 है, ये 26 है, ये 8 है, और ये भी 90 डिग्री है, और हमें निकालना है पीके। पीके देखो, जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है ना, उसका तो आंसर निकल भी चुका होगा, इतनी जल्दी निकल चुका होगा। 24 26 10, 8 6 10, 6 आंसर आ गया। अच्छा, अब जिसको नहीं पता है वो कैसे करेंगे? सिर्फ सिंपल इसके अंदर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री मुझे दिख रहा है, और 90 डिग्री जब भी दिखता है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि, एक बार मैं इस वाली ट्रायंगल को हटा देता हूँ, ये वाली ट्रायंगल मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कंप्लीट वाली ट्रायंगल मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ट्रायंगल पी क्यू आर क्या कहती है पाइथागोरस की, 90 के सामने वाली जो साइड है उसका स्क्वायर, यानी कि 26 का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के। इसको मैं x मान लेता हूं, तो 24 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम है। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, 676 576 एक्स स्क्वायर, ये माइनस हुआ 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 10 आ गई, एक्स की वैल्यू 10 आ गई, यानी कि ये वाली साइड 10 है, 10। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस वाली ट्रायंगल को कंसीडर नहीं कर रहा, इस वाली को कंसीडर नहीं कर रहा, ओनली अब अंदर वाली ट्रायंगल को मैं कंसीडर करता हूं। फिर से पाइथागोरस लगेगी इसमें, और कुछ भी नहीं है। अगेन वही, 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दोनों के साइड्स के स्क्वायर के सम के। इसको y मान लेता हूं इस बार में, ये मैंने y मान ली, तो y स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मुझे पता है 100, 64 वाई स्क्वायर आ गया 36 एंड y आ गया 6।
ऐसे हम निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31। That point this and this lie on a circle with center this, what is the radius of the circle? Okay, तो इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि दो पॉइंट्स हैं जो कि सर्कल पर लाई करते हैं, -1, एंड कहीं भी ले सकता हूं मैं 5, 7, ये हो गए। अब ये एक पॉइंट इसका सेंटर भी है जो कि 2, -3y है। हमें रेडियस निकालनी है। क्या कंसेप्ट यूज करेंगे कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा। कारण क्या है कि रेडियस है ये सर्कल की रेडियस है ये, और सर्कल की रेडियस है तो इक्वल तो होगी। तो मैं क्या करता हूं, पहले इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेता हूं। 2 और -1 का गैप 3, 3 का स्क्वायर 9, -3 और y का गैप 4y, 4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे ही इधर 2 और 3 का गैप, सॉरी 2 और 5 का गैप 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3y और -3y है और 7 प्लस का है तो गैप हो गया 3y प्लस 7, तो 3y प्लस 7 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। पहले हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे जिससे ये स्क्वायर रूट दोनों का खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। 9 - 9 ये तो 0 हो गया। उसके बाद ये 16y स्क्वायर है इज इक्वल टू, आइडेंटिटी ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं क्या करता हूं, 16y स्क्वायर -9y स्क्वायर 7y स्क्वायर बना, 42y इधर आके माइनस होगा -42y, 49 इधर आके माइनस होगा -49, 0 के इक्वल आ गया। और सिंप्लीफाई करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, फैक्टर्स बनाकर। पहले 7 से डिवाइड कर देते हैं ताकि इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाए। इक्वेशन को छोटी बनाना बहुत जरूरी है, फैक्टर्स बनाने में काफी आसानी हो जाती है अगर इक्वेशन छोटी हो तो। ये देखिए, अब इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, इजीली फाइंड किए जा सकते हैं, y-7 एंड y+1, y-7 और y+1 इजीली फाइंड किए जा सकते हैं। तो y की दो वैल्यूज निकल रही हैं 7 एंड -1, 7 और -1। अब हम रेडियस कैसे निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो रेडियस पूछा है। रेडियस होगा वही, ये वाला रेडियस ही तो था जो मैंने निकाला था, इसका स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट तो बाद में कट किया है मैंने, तो रेडियस ही तो था। तो 9 + 16 इंटू वाई स्क्वायर। अब देखो y की वैल्यू 7 भी ले सकता हूं, -1 भी। 7 नहीं लूंगा मैं, कारण क्या है कि भाई 7, ये 49 अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर तो बहुत बड़ा आएगा, जबकि यहां पर सिर्फ 5 मैक्सिमम आंसर है, 5 से बड़ा वैल्यू ही नहीं है। तो इसका मतलब इन्होंने -1 को लिया हुआ है, तो -1 ही मैं लेने वाला हूं। यहां पर -1 लूंगा तो -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 हुआ तो 9 + 16 बन गया जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो आंसर हो गया इसका 5, आंसर हो गया इसका 5, ए करेक्ट आंसर हो गया, ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 cos थीटा प्लस साइन थीटा -1। मैं वैल्यू पुट करूंगा, वही अगेन थीटा की वैल्यू पुट करता हूं मैं। लेट 45 मैंने पुट कर दी, 45 डिग्री पुट की, तो cos 45 1/√2, sin 45 अगेन 1/√2 प्लस 1 है, डिवाइडेड बाय cos 45 1/√2 प्लस sin 45 1/√2 -1। ये तो मैं देख रहा हूं कि ये तो कट हो गया। अब मुझे सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। √2 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, और देखो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2। मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, ताकि एक √2 को कट किया जा सके। तो ये तो बन गया √2,
ये दोनों मिलकर √2 बन गए और -1 है। रैशनलाइज कर दो ताकि आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। √2 + 1 अपॉन √2 + 1, ऊपर आ गया √2 + 1, नीचे आ गया a - b इंटू a + b, a² - b², 2 - 1, 1 आ गया नीचे। यानी कि आंसर तो यही है, √2 + 1। अब हम 45 पुट करते हैं और चेक करते हैं किसमें √2 + 1 आ रहा है। इसमें 45 रखेंगे 0 आएगा, इसमें 45 रखेंगे 0 आएगा, ये 1/√2 + 1/√2 √2 आएगा, कोसिकेंट ये √2 है और 45 पे ये 1 होता है, ये इसका आंसर हो गया। एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर ऐसा आ रहा है, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। काफी इजी था, एंगल पुट किया, सिंप्लीफाई कर दिया। अदरवाइज ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल की फॉर्म में दिया हुआ है, ये आप चेक करना 8.4 के एग्जाम्पल में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको मिलेगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। An army contingent of 612 members is to march behind an army band of 48 members in a parade. The two group are to march in the same number of column, दोनों को सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो सकते हैं इन विच दे कैन मार्च, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताना है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है हाईएस्ट, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछा जहां पर वो मार्च कर सकते हैं। तो हम किस तरीके से निकालेंगे वो जरा आप ध्यान से देखना। देखो HCF ये दोनों तो हो ही नहीं सकते किसी भी हाल में। उसका कारण क्या है, HCF हमेशा छोटे वाले नंबर के या तो इक्वल होगा या उससे भी छोटा होगा। HCF हमेशा छोटे वाले नंबर के इक्वल होगा या उससे भी छोटा होगा। तो अब नंबर क्या बचे, 12 और 16, हम चेक करके निकाल लेंगे HCF कौन सा है। 12, देखो ये 48 को तो दोनों ही डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि हमें 612 को चेक करना है कौन डिवाइड कर रहा है। हम एक कोई भी उठा के चेक कर लेंगे, या तो 16 को चेक कर लेंगे या 12 को चेक कर लेंगे। बड़ा नंबर चेक करना सही रहता है HCF के केस में, क्योंकि क्या अगर ये दोनों ही उसको डिवाइड कर पा रहे हैं तो 16 आंसर हो जाएगा, कारण हाईएस्ट पूछा है 16 हो जाएगा। अगर तो इसलिए मैं 16 से चेक करूंगा। हाँ, अगर 16 नहीं हुआ तो 12 आंसर ही है, तो मैं 16 से डिवाइड करके देख लेता हूं, बस इतना सा काम है। तो 16 से डिवाइड किया 612 को, 16 3 जा 48, देन इधर बचा 13, 2 नहीं डिवाइड हो रहा, 132 नहीं आता 16 की टेबल में, तो इसका मतलब 12 इसका HCF हो गया, तो आंसर इसका 12 हो जाएगा। तो देखो कितने इजी तरीके से हमने निकाल दिया। बाकी आप फैक्टर्स बनाकर भी निकालना चाहें तो इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। देखो देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये सिमिलैरिटी का है। सिमिलैरिटी में रेशियो इक्वल लेने होते हैं, और जहां भी रेशियो का गेम आएगा हमें कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने हैं, जैसा कि ट्रायंगल चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से समझाया है। जो ओसवाल की सीरीज और अरिहंत की सीरीज करवाई है वो आप अच्छे से देख लें, उसमें मोस्टली कंसेप्ट हम कवर कर चुके हैं। तो इसके अंदर क्या है, इफ ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ये दोनों एंगल इक्वल है, ये वाला और ये वाला। तो देखो ए बी सी और ए ई डी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। कैसे हो गई, देखो इनका एक एंगल ए दोनों में आ रहा है, छोटे वाली में और बड़े वाली में, और ये एंगल छोटे वाली ट्रायंगल का और ये बड़े वाली ट्रायंगल का इक्वल दे दिया। अब हम क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढ लो बस। ए बी सी का ए ई डी के ए के ही इक्वल है, तो ए का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ए बी सी का बी इसके डी के इक्वल है, ये गिवन है, तो बी का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट डी, और जो बाकी बच गया वो आपस में कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि इसका सी बचा और इसका ई बचा। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। एडी 7.6 ये लिख लिया,
AE 7.2 ये रहा, BE 4.2 हो गया, BC 8.4 हो गया। हमें DE निकालना है, DE X मान लेता हूं। अब देखो हम रेशो लेना स्टार्ट करेंगे, ऐसे रेशोज लेंगे जिनमें DE आता हो, जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता है, और बाकी ऐसे नंबर्स आते हो जिनकी वैल्यूज हमें पता है। जैसे कि मान लो मैंने ये ले लिया AB डिवाइडेड बाय AD, तो AB मुझे पता है क्या, यस, और AD यस, दोनों पता है, तो मैं ये लूंगा पहले। तो AB कितना है, 7.2 प्लस 4.2 11.4, 11.4 डिवाइडेड बाई 7.6 AD। अब मैं लूंगा BC बाय DE, क्योंकि DE भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि DE तो फाइंड करना है। तो BC कितना है, 8.4 अपॉन DE फाइंड करना है। ओके, ये देखो पॉइंट से पॉइंट तो कट कर दो पहले, देन 19 6 जा 114, 19 4 जा, तो ये 3 अपॉन 2 बन गया। तो DE किसके इक्वल होगा, 8.4 इंटू 2 अपॉन 3, और अगर मैं 3 से कट करता हूं तो 3 2 जा और 3 8 जा, 5.6 इसकी वैल्यू आ गई। DE कितना होगा, 5.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो काफी सिंपल है, अगर हम कोरस्पॉन्डिंग पार्ट फाइंड कर लेते हैं फिर हमें रेशो लेने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी सिमिलर ट्रायंगल के क्वेश्चंस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इफ द डिस्टेंसेस ऑफ P फ्रॉम A एंड B आर इक्वल, डिस्टेंसेस इक्वल है, देन क्या इक्वेशन होगी, एक्स और वाई का क्या रिलेशन है, ये हमें बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को मैंने आपको किस तरीके से सोल्व करने को बोला है कि आप मिड पॉइंट निकालें। कारण क्या है, देखो डिस्टेंसेस इसका P कोमा एक्स वाई हो तो कहीं भी सकता है, ये एक्स वाई इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन मिड पॉइंट पर भी तो हो सकता है, क्योंकि मिड पॉइंट भी तो इक्वी डिस्टेंस है। तो जब भी इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन आए और हमें इक्वेशन फाइंड करनी हो, हमें इक्वेशन या रिलेशन फाइंड करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकाल देते हैं। और मिड पॉइंट क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस है इन दोनों का, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा, मिड पॉइंट जरूर करेगा। हम इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा देंगे और आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, मिड पॉइंट मैंने निकाला, क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, यानी कि 5 माइनस 1 4, 4 बाई 2 2 आ गया। फिर y1 प्लस y2 बाई 2, ये मिड पॉइंट होता है। तो 1 प्लस 5 6, 6 बाई 2 3, 2,3 सेटिस्फाई करवाओ, कहां सेटिस्फाई होता है, देखा देखते हैं। पहले में 2,3 रखा तो 6 12 आ रहा है, नहीं हो रहा। 2,3 रखा 4 9 आ रहा है, नहीं हो रहा। 2,3 रखा 6 6 आ रहा है, हो गया। 2,3 रखा 8 9 आ रहा है, नहीं हो रहा। तो आंसर हमें मिल चुका है, सी, आंसर हमें मिल चुका है। तो जब भी इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन हो और हमें निकालनी हो इक्वेशन या एक्स और वाई का रिलेशन, तो हम मिड पॉइंट निकाल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करते हैं। जो भी सेटिस्फाई हो जाती है वही उसका रिलेशन हो जाता है या वही उसकी इक्वेशन हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। इन द गिवन फिगर AB इज डायमीटर, ये डायमीटर है, वेयर AP इक्वल टू 12, AP 12 है, PB 16 है, ये 16 है। तो पाई की वैल्यू 3 कह रहा है, पाई को 3 ले लो आप। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ शेडिड रीजन, तो ये जो शेडिड रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये शेडिड रीजन है इसका। ये जो शेडिड रीजन दिखाई दे रहा है इसका आप पेरीमीटर फाइंड करें। पेरीमीटर का मतलब समझ लो आप जरा, मतलब बाउंड्री की लेंथ फाइंड करनी है। एक तो ये सेमी सर्कल हो गया, जिसकी हमें पता है पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का हम इजीली बता सकते हैं पाई आर होगा, उसका आधा, प्लस ये 12 करना होगा मुझे, और प्लस ये 16 करना है। ये अगर मैं ऐड कर दूंगा तो पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, इसकी जितनी भी बाउंड्री बन रही है वो सारी है मैंने ले ली, तो पेरीमीटर आ गया। ओके, अब देखते हैं कि आर तो नहीं है मेरे पास, बाकी सारी चीजें हैं।
आर कैसे निकलेगा? देखो, हम कंसेप्ट यूज करेंगे कि सेमी सर्कल में बनने वाले सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। 90 के होते हैं तो ये एंगल 90 है। 90 है तो पाइथागोरस से ये वाली साइड निकाली जा सकती है। मैं x मान लेता हूं। अब ये वाली साइड क्या होगी? डायमीटर होगी। इसका आधा करूंगा तब रेडियस आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो मैंने कैसे कैसे निकाला अब डायमीटर? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रखें। पाइथागोरस थ्योरम बहुत क्वेश्चंस में यूज होती है। आप इसमें तो डायरेक्ट ही बता सकते हैं अगर आपको याद है तो। अगर नहीं याद है तो आप सोल्व कर लें। ये आ जाएगा 400 एक्स का स्क्वायर, तो एक्स आ जाएगा 20। स्क्वायर रूट ऑफ 400 दैट इज 20। एक्स की वैल्यू 20 है, डायमीटर है ये। हमें पाई आर चाहिए, पाई 3 है, आर 10 है। 10 रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। ओके, प्लस मैंने बोला प्लस 12 कर दो और प्लस 16 कर दो, तो 28 प्लस 30 58 इसका पेरीमीटर आ गया। इसका पेरीमीटर 58 आ गया। ये इसका पेरीमीटर होगा। ओके, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। नेक्स्ट हम देखते हैं इन द गिवन फिगर व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडिड रीजन। मैं रीजन शेड कर देता हूं, इसमें डायग्राम में क्लियरली आया नहीं। ये जो रीजन है ये शेडिड रीजन है। ये शेडिड रीजन है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई। ये काफी सिंपल है। देखो हमें क्या करना है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है, हम इधर वाला एंगल निकालेंगे तो 360 में से 40 माइनस किया 320 डिग्री एंगल हो गया। यानी कि अब हमें क्या करना है, सिर्फ 320 वाली रिंग का एरिया निकालना है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू बड़े वाले सर्कल की रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटे वाले सर्कल की रेडियस का स्क्वायर। क्योंकि यही तरीका होता है, बड़े वाला सेक्टर माइनस छोटे वाला सेक्टर, आंसर आ जाएगा। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है 14, 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, यानी कि 196 माइनस 196 माइनस 49, तो 147 बच गया। इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूं तो इधर आ रहा है 8/9, तो ये बन रहा है 8/9 इंटू 22/7 इंटू 147, तो ये बन गया 21। 3 से भी ये कट हो रहा है 7, 7 8 जा 56, 56 2 जा 112, 112 का बनेगा 1232 अपॉन 3 ओके। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये बन रहा है 410.666 ऐसे कुछ बनेगा। तो 411 हमें इसका आंसर लेना पड़ेगा, क्योंकि बेस्ट सुटेबल आंसर इन चारों में से इसका यही है 411। तो काफी सिंपल था, बस हमने फॉर्मूला लगाया और सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है दैट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रही, फाइंड द वैल्यू। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके करते हैं, देखिए कैसे फाइंड करेंगे। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसकी वैल्यू में हमें दिक्कत हो सकती है। माइनस अल्फा बीटा तो ये तो हमें पता ही है, हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा। अब देखो बीटा प्लस अल्फा सम ऑफ जीरोस होता है, निकाल सकता हूं। बीटा अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, बीटा अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, सारी चीजें निकल सकती हैं। हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, क्या होता है माइनस b/a, यानी कि 1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, यानी कि -4 आ गया। वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा 1 बाय -4 माइनस -4 +4 हो गया, एलसीएम 4 आ गया, -1 + 16 15 अपॉन
4। ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। सिंपली एलसीएम लेना है, सिंप्लीफाई करना है, देन यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इसके अंदर भी शेडिड रीजन ये वाला है, ये वाला इसका शेडिड रीजन है। ओके, अब बोला है ए बी सी डी जे ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ये 30 डिग्री है और ये एक सेक्टर है, बी जी ई सी एक सेक्टर है जिसका सेंटर सी है, और ये 7 है, ये भी 7 है, ये 4 है, डी ई, ये वाली साइड 4 है, और हमें पता सेक्टर है तो ई से लेके सी तक तो 7 ही रहेगा, क्योंकि इधर से सी से बी 7 है, तो ये तो सेम ही रेडियस होगी, 7 रहेगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड, बी एफ दिया हुआ है 3.5। ओके, इसका कोई यूज भी नहीं है। पाई को 22/7 लेना है और शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ओके, हमें क्या देखो, पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ये करना है, बस इतना सा काम है। ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये ट्रेपीजियम का एरिया होता है, 8th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। और सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं है इसमें। देखो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 7 प्लस ये 11 है, देखो 7 प्लस 4 11, तो 11 और 7 इनका सम किया तो आ गया 18 इंटू हाइट, हाइट ये रही 3.5 है, इसका यूज है 3.5। ओके, हाइट 3.5 इंटू, सॉरी इंटू नहीं, माइनस थीटा 30 डिग्री, 30 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई इंटू आर सोल्व किया हमने। देन मैं देख रहा हूं ये तो 9 इंटू 3.5 बना 31.5, माइनस ये बना 12 और ये बना 6 11, 7 से 7 कट हो गया, 77/6 बन गया, 77/6। सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं डायरेक्ट, 7 1 जा 7, सॉरी 6 1 जा 6, बचा 1, 77/6 बना है, तो बचा 1, तो 7 2 जा, फिर 50 बनेगा, सॉरी 6 2 जा 12, 50 बन गया, 50 के बाद 6 8 जा 48, 2 6 3 जा 12, 12.83 बन गया। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं देन इट विल बी 18.67, यानी कि डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं इस पर, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एक्स और वाई की वैल्यूज हमें बतानी है। तो कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, पुट करके चेक करना है। सबसे पहला काम हमारा है, वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे, जो सेटिस्फाई कर गया वही आंसर है। अब देखो कैसे पुट करेंगे, ये तो 4 ऑप्शंस है, हम क्या 3 ऑप्शंस पुट करेंगे। तो हमें ऐसे केस में क्या करना होता है, यूनिट डिजिट का फायदा उठाना होता है। कैसे, देखो 1/3 मैं पुट करता हूं, तो 1/3 करूंगा तो 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, और सारे फ्रैक्शन में ही है तो ये सब मल्टीप्लाई ही होते रहेंगे। हम डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं कि ये 1/3 रखना है, यानी कि 21 इंटू 3 63, लास्ट यूनिट डिजिट देखो बस, 3 मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 1 3, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई किया, 7 2 जा 14, यूनिट डिजिट 4 आएगी, ऐड करेंगे तो 7 आएगी, जबकि आनी चाहिए 0, यानी कि ये तो आंसर नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट मैच करनी जरूरी है, यूनिट डिजिट तो मैच करेगी करेगी अगर ये इक्वल आता है तो ये तो नहीं हो रहा। बी ऑप्शन चेक करते हैं भाई, 3 मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 3 3 आ रहा है,
7 में 1 मल्टीप्लाई किया तो 7 आ रहा है, यूनिट डिजिट 0 आ गई। देखो 3 + 7 10, 10 की यूनिट डिजिट 0 होती है और इधर भी 0 है, इसका मतलब ये मैच कर सकता है। तो अब इसको पूरा रख के देख लो, अब इसको पूरा पुट करके देख लो कर रहा है कि नहीं कर रहा, दोनों ऑप्शंस में रख के देख लो। 3 रखा 63 प्लस y की जगह 1 रखा 47, 110 बन रहा है, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई। दूसरी चेक करते हैं, 47 इंटू 3 141 हो गया, प्लस 1 इंटू 21 21 हो गया, 162 बन रहा है। यस, दूसरे को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो स्टूडेंट्स, हमने सेक्शन बी इसी क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर लिया है। अब हम आने वाले हैं सेक्शन सी के ऊपर, सेक्शन सी के ऊपर। तो जो भी स्टूडेंट्स सेक्शन सी को भी देख रहे हैं वो भी जरूर कमेंट करें कि यस सर, वी आर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। तो मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन है जो सेक्शन ए में छोड़कर चले गए, कौन कौन सेक्शन बी के बीच में छोड़कर चले गए, और कौन कौन है जो अभी भी बने हुए हैं। तो सेक्शन सी देखते हैं हम। इसमें बोला गया है लावण्या थ्रोज ए बॉल अपवर्ड्स, एक बॉल को वो ऊपर फेंकती है इस तरीके से, फ्रॉम ए रूफ टॉप विच इज 20 मीटर, ये रूफ टॉप है जो कि 20 मीटर है ग्राउंड से। इट विल रीच ए मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है ये, एंड देन फॉल बैक टू द ग्राउंड, और फिर वापस ग्राउंड पर गिर जाती है। द हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम द ग्राउंड एट टाइम टी इज h, टी टाइम के बाद इसकी हाइट है h, और उसका रिलेशन दे दिया गया है। क्या दिया गया है? h इक्वल टू -4t² प्लस 16t प्लस 20। ओके, तो पूछा गया है व्हाट इज द हाइट रीच्ड बाय द बॉल आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद। भाई सीधी सी बात है, जो भी ये एक्सप्रेशन है ना, -4t² प्लस 16t प्लस 20, यहां पर t की वैल्यू 1 रख दो, t की वैल्यू 1, क्योंकि टाइम 1 सेकेंड है, टाइम 1 सेकेंड रख दिया तो हाइट क्या आ गई? -4 प्लस 16 प्लस 20, तो 20 प्लस 12 32 मीटर हाइट होगी आफ्टर आफ्टर 1 सेकेंड। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। देखो एक्सप्रेशन को देखो, पॉलिनोमियल है ये, और कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर एक्स स्क्वायर यानी कि क्वाड्रेटिक वाली टर्म नेगेटिव में हो तो ग्राफ बनता है डाउनवर्ड। ऐसे केस में मैक्सिमम वैल्यू निकाली जा सकती है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो किसी और में तो आपको उसका ग्राफ कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाली जा सकती क्योंकि ये ऊपर तक जाता रहेगा। मिनिमम वैल्यू ऐसे की निकाली जा सकती है। तो अब वो निकालते कैसे हैं? मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही वैल्यूज का मैं आपको तरीका बताऊंगा। क्या करना है? जस्ट -b/2a निकाल लो, -b/2a, और जो भी वेरिएबल है t x y जो भी है उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, दोनों वैल्यूज निकल आएंगी। -b/2a, ये आपको याद रखना है। जैसे यहां पर -b/2 इंटू ए, ये मैंने वैल्यू रखी तो t की वैल्यू यहां पर मैं निकाल रहा हूं, t की वैल्यू आ गई 2, तो 2 रख दो, मैक्सिमम हाइट निकल आएगी। इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ये हम तरीका यूज करते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू -b/2a रख दो। अगर ये नेगेटिव में है तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, अगर ये पॉजिटिव में है तो मिनिमम वैल्यू आएगी। तो हम रख के देखते हैं और 2 रखते हैं और आंसर इसका निकाल देते हैं। तो 2 रखा मैंने, -4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, -16 बन गया, प्लस 16 इंटू 2 32 बन गया, और प्लस 20, 16 प्लस 20 36 मैक्सिमम हाइट जा सकती है इसकी, इससे ऊपर नहीं जाएगा अगर ये इस पोलिनोमियल को फॉलो करता है तो।
तो इस तरीके से मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाली जा सकती है। ये नया क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें, दिमाग में रखें, नोट कर लें कहीं भी, -b/2a। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक टू हिट द ग्राउंड? ग्राउंड को हिट करने में कितना समय लेगी, यानी कि हाइट कहना चाह रहा है ये जीरो कर दो। हाइट जीरो का मतलब क्या, ग्राउंड पे टच हो गई, वो हिट हो गई ग्राउंड पे, हाइट जीरो कर दो। पॉलिनोमियल क्या था, h इक्वल टू h को तो जीरो कर दिया, -4t² प्लस 16t प्लस 20, जीरो किया। अब सोल्व करना है खाली। मैं क्या करता हूं, पहले सब -4 से डिवाइड कर देता हूं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा पॉलिनोमियल। -4 से डिवाइड किया तो ये तो बन गया t², ये बना -4t, -4 से डिवाइड किया तो ये बना 5, और जीरो को -4 से डिवाइड किया तो जीरो बन गया। अब फैक्टर्स निकालने हैं, -5 इंटू टी प्लस 1 आ रहा है। t की वैल्यू यहां से तो आ रही है 5 और यहां से आ रही है -1, तो टाइम नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकता, यानी कि टाइम कितना लगा ग्राउंड को हिट होने में, 5 लगा, 5 सेकेंड्स। और सी ऑप्शन मुझे दिख रहा है 5 सेकेंड, सी ऑप्शन के अंदर है, तो सी यानी कि 5 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। What are the two possible times to reach the ball at the same height of 32 मीटर? अगर हाइट को ये कह रहा है 32 रखें तो टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा चेक कर लेते हैं। ये दो टाइम कैसे निकल रहे हैं ये आप देख लो, जैसे ऐसे जा रहा है, यहाँ तो 36 है, हमने मैक्सिमम हाइट निकाली थी, तो यहाँ जाएगा, यहाँ भी 32 पहुंचेगा, एक बार फिर वापस आते वक्त भी 32 की हाइट पे होगा। मान लो ये हाइट 32 है, तो एक बार ऊपर फेंकते वक्त 32 आ जाएगा, एक बार वापस जाते वक्त भी 32, तो दो टाइम, एक कम टाइम होगा एक ज्यादा वाला होगा, तो दो टाइम बाद ये 32 बनने वाला है, तो इसलिए दो टाइम पूछा गया। हम निकालते हैं, देखो हाइट को मैंने 32 रखा और इक्वल टू में -4t² प्लस 16t प्लस 20 पॉलिनोमियल रख दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसको इधर लेके आता हूं तो ये बन रहा है 4t², इसको इधर लाता हूं तो -16t, इसको इधर लाता हूं तो ये बन रहा है +12, और एक तरफ बन गया 0। मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं पॉलिनोमियल को छोटा करने के लिए, तो क्या बना, t² -4t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर्स आपको दिख गए होंगे, t-3 इंटू t-1, तो t की वैल्यूज 3 और 1 आ रही है, t की वैल्यूज 3 और 1 है, जो कि ए ऑप्शन में आपको नजर आएगी, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, 3 and 1 seconds। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। वेयर इज द बॉल आफ्टर 5 सेकेंड्स? 5 सेकेंड के बाद कहाँ है बॉल? भाई 5 सेकेंड पर तो हिट कर देती है ग्राउंड को, उसके बाद पूछ रहा है, उसके बाद भाई रीबाउंड हो जाएगी वो रीबाउंड यानी कि टप्पा खा के ऊपर चली जाएगी वो 5 सेकंड पर क्या हुआ, ग्राउंड को हिट किया था, ये देखिए हमने अभी अभी निकाला है, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक टू हिट द ग्राउंड, 5 सेकंड, तो 5 सेकंड के बाद रीबाउंड कर जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन आ गया, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन अ रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। काफी फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये। Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each। ये चौक पाउडर से लाइन ड्रॉ की गई है एक एक मीटर के डिस्टेंस पर। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along line AB। AB के along भी वही किया गया, 1 मीटर के डिस्टेंस पर फ्लावर पोट्स रखे गए हैं, लेकिन इस बार फ्लावर पोट्स 100 है, 100 यानी कि 100 मीटर का है ये पूरा ग्राउंड लेंथ वाइज। ओके, निशिता रन्स 1/4 द डिस्टेंस AB। AB 100 मीटर है,
इसका 1/4 डिस्टेंस अगर आप निकालेंगे तो 25 निकलेगा। 25 तक वो दौड़ लगाती है ऑन सेकेंड लाइन, इस लाइन के ऊपर, एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, और एक ग्रीन फ्लैग यहां पर पोस्ट कर देती है वो ग्रीन फ्लैग। ओके, सुमन रन्स 1/5 द डिस्टेंस, 1/5 मतलब 100 का 1/5 यानी कि 20 मीटर तक जाती है ऑन द 8th लाइन, और 8th लाइन पर, एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग, और वो एक रेड फ्लैग पोस्ट कर देती है, रेड फ्लैग पोस्ट कर देती है। ओके, तो पहले अगर हम थोड़ा सा देख लें कि ये तो 8 हो गया, सुमन की अगर मैं बात करूं तो ये 8 हो गया, और ये 20 हो गया सुमन के लिए। और अगर मैं बात करता हूं निशिता की, तो ये तो हो गया निशिता के लिए 25, और ये डिस्टेंस निशिता के लिए हो गया 2। ओके, अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग, बहुत इजीली हम पता लगा सकते हैं। x2 है, y25 है, x2 y25, बस पोजीशन यानी कि कोऑर्डिनेट्स ही तो हमें चाहिए थे, और कुछ था भी नहीं इसके अंदर। 2,25। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग, यहां से देखिए रेड फ्लैग की पोजीशन, भाई x पे 8 है, y पे 20, x पे 8, y पे 20, 8 20, ये रहा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, एक है 225 पर, एक है 820 पे, इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो भाई 2 और 8 का गैप हो गया 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 25 और 20 का गैप हो गया 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, यानी कि डिस्टेंस आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 61। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रेड फ्लैग फ्रॉम पॉइंट ए, रेड फ्लैग का डिस्टेंस कितना है, कहां से, ए पॉइंट से बोला जा रहा है, ए पॉइंट से रेड फ्लैग का डिस्टेंस कितना है। ए पॉइंट कहां है भाई, ये तो देखना पड़ेगा। ये देखिए ये रहा ए पॉइंट, ए पॉइंट ये रहा, और इसका रेड फ्लैग यानी कि यहां से डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। देखिए ए है 0,0 ओरिजिन पे, रेड फ्लैग है 8,20 पे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। 8 और 0 का गैप, 8 स्क्वायर हो गया 64, 20 और 0 का गैप 20 स्क्वायर हुआ 400, बना स्क्वायर रूट ऑफ 464, जो कि होता है 16 इंटू 29, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 हमें पता है होता है 4 के इक्वल, तो आंसर हो गया 4 रूट 29 के इक्वल, दैट इज ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ राखी हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फ्लैग्स, बिल्कुल बीचों बीच लगाना है, सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला ही तो आपको यूज करना है। देखो क्या क्या है, 225 और 820 ये कोऑर्डिनेट्स है, इनके बिल्कुल बीचों बीच लगेगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो ना, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, ये वाला। देखो x1 प्लस x2 10, 10 बाय 2 5, क्या हमें y निकालने की जरूरत है, नहीं है। एक ही ऑप्शन में ऐसा है कि x5 आ रहा है, तब हम y को चेक नहीं करेंगे, करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन जरूरत नहीं है कोई भी, क्योंकि यहीं से हमारा आंसर निकल चुका है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमने अपना फर्स्ट सैंपल पेपर कंप्लीट किया। आप सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैंपल पेपर के साथ।
ऑल द बेस्ट।